नमस्कार दोस्तों। हम बौद्धनी ओशो के बचपन के बारे में पढ़ रहे हैं। और ओशो स्कूल जाते थे तो वो जेल या स्कूल में कोई फ़र्क नहीं मानते थे और स्कूल के बारे में बहुत सारी बातें बताना चाहते थे। उन्होंने ये बात इससे पहले वाली वीडियो में बोली थी और मैंने ये आपको बताया भी था। तो आगे क्या होता है, ओशो बोलते हैं, जिन सज्जन की मैं बात कर रहा था उनका नाम था पंडित शंभुरत्न दुबे। हम सब उनको शंभू बाबू कहा करते थे। वे कवि थे, बहुत ही अनोखे, क्योंकि वे अपनी कविताओं को प्रकाशित नहीं करना चाहते थे। मैं सैकड़ों कवियों से मिला हूँ, किंतु वे सब चाहते हैं कि उनकी कविताएं छप जाएं। प्रकाशन के लिए उनकी उत्सुकता इतनी होती है कि उनके लिए काव्य कृति गौण हो जाती। इस प्रकार के महत्वाकांक्षी लोगों को मैं राजनीतिज्ञ कहता हूँ। परंतु शंभुनाथ दुबे महत्वाकांक्षी नहीं थे। वे निर्वाचित उपसभापति भी नहीं थे, क्योंकि निर्वाचित होने के लिए चुनाव में खड़ा होना पड़ता है। वे सभापति द्वारा मनोनीत थे। सभापति तो गोबर गणेश था। उसे कुछ आता जाता नहीं था, इसलिए उसे ऐसे एक बुद्धिमान व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसके सब काम कर दे। सभापति ने समझदारी का केवल एक ही काम किया और वह था शंभुनाथ बाबू को उपसभापति बनाना। जिस क्षण शंभुनाथ बाबू की आंख से मेरी आंख मिली, उस क्षण हम दोनों के हृदय एक हो गए। विचित्र मिलन हो गया। मैं एक छोटा सा जंगली बच्चा जो अशिक्षित था, और वे थे अति शक्तिशाली और अत्यंत सम्मानित व्यक्ति। उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। सब लोग उनसे डरते भी थे, और मैं था एक छोटा सा बच्चा। दोनों के बीच कोई समानता ना थी। वे सारे गांव के सभापति थे, वकीलों की एसोसिएशन और रोटरी क्लब आदि के भी सभापति थे। अत्यंत शिक्षित थे। उन्होंने वकालत की परीक्षा भी पास की थी, किंतु वकालत करते नहीं थे। वे कवि थे, किंतु जब तक वे जीवित रहे अपनी कविताओं को प्रकाशित नहीं किया। वे अच्छे लेखक भी थे। संयोगवश एक फिल्म निर्देशक उनसे और उनकी कहानियों से परिचित हो गया। शंभू बाबू तो मर चुके हैं, किंतु उनकी कहानियों पर एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म बनी है जिसका नाम है झांसी की रानी। इसको बहुत से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उस गांव में वह मेरे एकमात्र मित्र थे। वहाँ पर मुझे अपनी शिक्षा के लिए 11 वर्ष रहना पड़ा। वास्तव में शिक्षा प्राप्त करने में मुझे कई वर्ष बर्बाद करने पड़े। प्राइमरी स्कूल में 4 वर्ष लगे, मिडिल स्कूल में 4 वर्ष लगे, 3 वर्ष हाई स्कूल में और 6 वर्ष विश्वविद्यालय में। जीवन के 17 वर्ष नष्ट हो गए। मैं 8 या 9 वर्ष का था जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया, और जिस दिन मैंने स्कूल छोड़ा उस समय मैं 26 वर्ष का था। विश्वविद्यालय को छोड़ते समय मैं बेहद खुश था, क्योंकि अब मैं पढ़ाई की झंझट से मुक्त हो गया था। अब मैं स्वतंत्र था। वहाँ से जाने के लिए मैं इतना उतावला हो रहा था कि मैंने अपने प्रोफेसर से कहा, आप मेरा समय नष्ट मत कीजिए। इस गेट के भीतर दोबारा प्रवेश करने के लिए कोई भी मुझे राजी नहीं कर सकता। अब मैं 9 साल का था। जब मैं 9 साल का था तो मेरे पिताजी मुझे घसीट कर स्कूल के भीतर ले गए थे, लेकिन अब तो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। मेरे प्रोफेसर भी मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि पीएचडी के लिए ऐसी छात्रवृत्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। पीएचडी के बाद तुम्हें डी.लिट भी करनी चाहिए। मैंने उनसे कहा, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए, मुझे बस पकड़नी है। मेरा सामान उस पर चढ़ चुका है और उसका ड्राइवर बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहा है। जब हमारी मित्रता आरंभ हुई उस समय शंभू बाबू तो शिक्षित थे और मैं अशिक्षित। उनका अतीत सुनहरा था और मेरा कोई अतीत न था। सारे गांव को हमारी मित्रता पर आश्चर्य होता था, किंतु शंभू बाबू को इस मित्रता से कोई संकोच नहीं होता था। उनकी इस विशेषता का मैं आज भी बहुत आदर करता हूँ।
वे मेरे पिता के उम्र के थे और उनके बच्चे मुझसे भी बड़े थे, किंतु हम दोनों हाथ में हाथ डालकर घूमते रहते थे। वे मेरे पिता से 10 साल पहले मरे थे। मृत्यु के समय वे 50 वर्ष के लगभग थे। उस समय मुझे ठीक से पहचानने वाले केवल वही थे। उस गांव में उनका बड़ा दबदबा था, इसलिए उनके ऐसे व्यवहार ने मेरी बड़ी सहायता की। काना मास्टर तो फिर कभी स्कूल में दिखा नहीं गया। सेवानिवृत्त होने से पहले ही उसे छुट्टी पर भेज दिया गया और उसका सेवा काल बढ़ाया नहीं गया। इसलिए गांव के लोग बहुत खुश हो गए। काना मास्टर बहुत प्रभावशाली माना जाता था, किंतु मैंने एक दिन में ही उसका पत्ता काट दिया। लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। मैंने कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, केवल उसके गलत कामों का विरोध किया और उनके विरुद्ध आवाज उठाई। उसने जीवन भर छोटे छोटे बच्चों को सताया। उस समय लोग समझते थे कि बिना मारपीट के बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा सकता। मेरे पिताजी को भी शंभू बाबू और मेरी मित्रता पर आश्चर्य हुआ था। वे उनसे पूछते भी थे कि इस शैतान लड़के से आपकी इतनी दोस्ती क्यों है। शंभू बाबू हंसकर कहते, एक दिन आप समझ जाएंगे, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता। सच तो यह है कि इस लड़के से मुझे दोस्ती नहीं, वरन उसके प्रति मुझे सम्मान दिखाना चाहिए। उनके इन शब्दों को सुनकर मैं भी चौंक उठा। एक दिन जब हम दोनों अकेले थे तो मैंने उनसे पूछा कि आप पिताजी से ऐसा क्यों कह रहे थे कि आपको मेरा आदर करना चाहिए। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ क्योंकि मुझे धुंधला धुंधला सा दिखाई देता है कि एक दिन तुम क्या बनोगे। मैंने अपने कंधे बिचकाते हुए कहा, भला मैं क्या बनूंगा, मैं तो अभी भी वही हूँ। इस पर वे बोले, बस इसी बात पर मुझे हैरानी होती है। तुम बच्चे हो और सब लोगों को हमारी मित्रता पर आश्चर्य होता है, किंतु उन्हें नहीं मालूम कि तुम क्या हो। दिन जब तुम बड़े हो जाओगे सबको मालूम हो जाएगा। आज मैं यह निसंकोच कह सकता हूँ कि मग्गा बाबा के बाद शंभू बाबू दूसरे आदमी थे जो यह समझ सके कि मेरे साथ कुछ विशेष और अवर्णनीय घटा है। वे रहस्यदर्शी तो नहीं थे, किंतु अच्छे कवि थे और अनोखे व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं को प्रकाशित करने की कोशिश नहीं की, न कभी उन्होंने कवि सम्मेलन में भाग लिया। वे अपनी कविता केवल मुझे 9 वर्ष के बालक को ही सुनाते थे और उसके बाद मेरी राय पूछते थे कि वह अच्छे हैं या नहीं। उनकी मृत्यु के बाद अब उनकी कविताएं प्रकाशित की गई हैं उनकी स्मृति में, किंतु उनकी सबसे बढ़िया कविताएं संकलित नहीं की गई क्योंकि उनका संकलन करने वाले कवि नहीं थे और उनकी कविताओं का चुनाव तो कोई रहस्यदर्शी ही कर सकता है। मुझे तो मालूम है कि उन्होंने क्या लिखा। कुछ लेख लिखे, कुछ कहानियाँ लिखी, कुछ कविताएं लिखी, परंतु अजीब बात तो यह है कि उनका सबका विषय एक ही है और वह है जीवन। काल में एक जीवन नहीं, जीवन जैसा है वैसा, क्षण क्षण में परिवर्तनशील जीवन। वे कहा करते थे कि मुझे छोटी छोटी सी चीज़ें प्रिय हैं, चाय का छोटा सा प्याला, नदी में तैरना, आराम से लेटकर धूप सेकना आदि। मैं उन्हें अच्छी तरह से समझता था। यद्यपि वे संबुद्ध नहीं थे, किंतु समाधि के बहुत निकट थे। मंगा बाबा के बाद शायद उन्होंने ही मुझे पहचाना और समझा। उस समय तो शायद मुझे भी अपने बारे में उतना मालूम नहीं था जितना उन्हें था। जब मैंने उपसभापति के कक्ष में पहली बार प्रवेश किया और हम दोनों की आंखें मिली, तब एक क्षण के लिए तो हम चुप रहे। फिर वे उठे और मुझसे बोले, बैठिए। मैंने कहा, लेकिन आप क्यों खड़े हो गए? उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हें देखकर खड़े होने का मन चाहा, इसलिए मैं अनेक बड़े लोगों को और गवर्नरों को देख चुका हूँ,
किसी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु ना जाने क्यों तुम्हें देखकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है, बड़ी प्रसन्नता भी हो रही है। यह बात किसी को बताना मत, और यह बात मैंने किसी को नहीं बताई। आज 40 साल के बाद इसका उल्लेख करते हुए मुझे बहुत संतोष हो रहा है। शंभू बाबू संबुद्ध हो सकते थे, किंतु अपनी अति बौद्धिकता के कारण भी चूक गए। उनकी मृत्यु के समय मैं उनके पास था। यह भी विचित्र संयोग है कि मुझे उन सबकी मृत्यु देखनी पड़ी जिनसे मुझे प्रेम था। मरने से पहले उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि जल्दी आ जाओ, मैं शायद ही कुछ दिन जीवित रह सकूं। जबलपुर उस गांव से केवल 80 मील दूर था। मैं तुरंत चल पड़ा। मुझे देखकर वे बहुत खुश हुए। उसी दृष्टि से मुझे देखा जैसे उन्होंने पहली बार देखा था। कुछ भी कहा नहीं गया, किंतु उस समय का मौन बहुत मुखर था। उनका हाथ पकड़कर मैंने उनसे कहा, आंखें बंद कीजिए। इस पर उन्होंने कहा, आंखें तो जल्दी ही बंद होने वाली हैं, तब मैं उनको खोल ना सकूंगा। इस समय मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, इसलिए आंखें बंद नहीं कर रहा। मैं तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगा, क्योंकि यह निश्चित है कि तुम इसके बाद जन्म नहीं लोगे। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने कितनी बार मुझसे मौन होने को कहा। अब तो समय नहीं रहा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं उनके पास चुपचाप बैठा रहा। उन्होंने आंखें बंद की और प्राण निकल गए। उनका चेहरा और आंखें बहुत सुंदर थी। अभी तक उन्होंने शरीर धारण नहीं किया। इस कम्यून के उद्देश्य हैं, कुछ तुम जानते हो और कुछ केवल मैं जानता हूँ। एक उद्देश्य तो यह है कि मैं कुछ आत्माओं की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं कुछ ऐसे दंपतियों को भी तैयार कर रहा हूँ जो उन आत्माओं को ग्रहण कर सकेंगे। जल्दी ही शंभू बाबू यहाँ आएंगे। मरते समय उनके चेहरे पर गहरा संतोष और शांति भी थी, खुशी भी थी। वे बुद्ध बनने के योग्य थे, किंतु खेद है कि छलांग नहीं लगा सके। कई बार मैं पूछता हूँ कि आखिर आप क्यों झिझक रहे हैं। वे कहते, मुझे मालूम नहीं। अब तो वे जीवित नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यद्यपि वे बुद्ध न बन सके, फिर भी वे बुद्धत्व के निकट थे। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में ओशो क्यों आए। समझने का कोई मुझे नहीं लगता कि विशेष कारण है, पर मैं इतना जानती हूँ कि आत्माओं को दंपतियों से ये बात मेरे सिर के ऊपर से गई है हाल फिलहाल। तो चलिए फिर भी अगली वीडियो में बात करते हैं ओशो के जीवन के बारे में। अरे